बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। हुकूमत के 5 सालों में हर चीज को आग लग गई है। पीपल्स पार्टी को अपने सख्त फैसलों का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दावत, करप्शन पकड़ के दिखाओ। शहबाज शरीफ का एतमाद बला का है। एपीसी के बाद मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी सफीर से मुलाकात। गैर मुल्की सफीरों का पाकिस्तान में असर व रसूख खौफनाक है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज पार्लियामेंट को इसकी हद बता रहे थे। अगर पार्लियामेंट ने अपना आप दिखा दिया तो जज साहब को लग समझ जाएगी। चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते आवाम को एक बार फिर महंगाई का तोहफा दे दिया है और पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 53 पैसे बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत में इस इजाफे से यकीनन महंगाई का तूफान एक बार फिर सर उठाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ये खबर भी पाकिस्तानियों का दिल जला रही है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का फौरी असर ट्रांसपोर्ट के किरायों में हुआ है और किरायों का बढ़ना हर चीज की कीमत में इजाफे की नवीद सुना रहा है। इस महंगाई में पिसना तो जैसे पाकिस्तानियों के मुकद्दर में लिख दिया गया है। 2008 के इंतखाबात के बाद अवाम ने पीपल्स पार्टी को इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया, मगर अवामी कहलाने वाली हुकूमत भी उनकी जान महंगाई से ना छुड़ा सकी। 2008 में जब पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार आई तो पेट्रोल की कीमत 56 रुपए लीटर थी, जो आज 106 रुपए तक जा पहुंची है। कुछ यही हाल बिजली का भी है, जिसका फी यूनिट कीमत 2 रुपए से बढ़कर 10 रुपए को छू रही है। आटा हो या फिर दूसरी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, सबकी कीमतों पर छाई महंगाई अवाम के लिए किए गए इक़दामात का पोल खोल रही है। दूसरी तरफ लाहौर में पीपीपी के सीनियर रहनुमा अपने दौर इक़्तिदार में शायद आखिरी मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई में पिसते अवाम के मसाइल ज़ेर बहस आने के बजाय इस पर बात होगी कि इलेक्शन में पंजाब का मैदान मारने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए और निगरान सेटअप भी ज़ेर बहस आएगा। पीपीपी के इन फैसलों का और 5 साल में होने वाली महंगाई का क्या अवाम इलेक्शन में जवाब देंगे? अवाम पर पेट्रोल का बम क्यों गिराया जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, जिनमें शामिल हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलविशा खान और माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। गुफ्तगू का आगाज शाहिद सिद्दीकी साहब आपसे करते हैं। हुकूमत को कीमतें क्यों बढ़ाना पड़ती हैं, क्यों बढ़ाती है कीमतें हुकूमत? शुक्रिया उसामा साहब। पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि हुकूमत ने पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी हो रही है और पाकिस्तान में पार्लियामेंट और एफडीआर ने जो ताकतवर तबकों को टैक्स में छूट और बरात दी है, और पाकिस्तान में जब ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो बदउनवानी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और करप्शन बढ़ रहा है और रियासत और रियासी इदारों के जो बढ़ते हुए नुकसानात हैं उनको पूरा करने के लिए, उनके एक हिस्से को पूरा करने के लिए हुकूमत पेट्रोल के नरखों में इजाफा करने का एक वसीला इसलिए बना लिया है कि यहाँ से जो है वो यकीनी जो वसूली हो जाती है और सिर्फ अवाम मुतासर होते हैं जिनका पाकिस्तान में कोई रोने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी जिम्मेदारी से कि ये इजाफों का ना कोई कानूनी जवाब है और ना कोई अखलाकी जवाब है, नंबर 1। दूसरे में आपको अर्ज करूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्से पहले। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें इसलिए बढ़ाती है कि टैक्सों की चोरी के नुकसानात को कम किया जाए। अगर वो हुकूमत टैक्स की चोरी होने देती है और आवाम को मुंतकिल करती है कीमतें, मगर कीमतें बढ़ने का आमतौर पर डॉक्टर साहब जवाब ये दिया जाता है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए 23 फरवरी 2008 को हम चले जाएं, जब ये हुकूमत आने वाली थी, उस वक्त मिट्टी के तेल की जो कीमत थी केरोसिन ऑयल की वो 32 रुपीज 57 पैसे थी। अब यह है 103.69, यानी तकरीबन 3 गुनी हो गई। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फरवरी 2008 से अब तक इजाफा नहीं हुआ। तो ये जो 3 गुनी कीमतों में इजाफा कर दिया और पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन दुगनी कर दी, ये इन्हीं नुकसानात को पूरा मगर अब फैक्ट तो यह है कि इजाफा हो गया, अब होगा क्या? महंगाई मजीद बढ़ेगी, ये तूफान आएगा। ये जो एक तकलीफदेह सूरत हाल है जिससे मईशत तबाह हो रही है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, सनतों की पैदावार बढ़ रही है, बरामदात गिर रही हैं, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, दालें, सब्जियां, गोश्त, हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो बराह रास्त वो 11 करोड़ आदमी जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। और मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है और हल हमारे पास है
لیکن ہم اس طرف جانے کے لیے صحیح، تیار۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ الوشا، آپ نے سنا ماہر معاشیات ہیں، یہ جو مہنگائی کا طوفان آپ چھوڑے جائیں گے، آپ چند دن باقی رہ گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پھر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ اوور سمپلیفائی مت کریں چیزوں کو۔ جب آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں تو آپ یہ بھی بتائیے کہ اسی دور حکومت میں 2 تباہ کن فلڈز آئے اور تباہ کن بارشیں آئیں، جس سے آپ کی اکانومی جو ہے اس کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈونرز نے اس کو ورلڈ بینک، UNDP، تمام لوگوں نے اس مد میں آپ کو اس کے اوپر ان کی رپورٹس موجود ہیں۔ لہٰذا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی اکانومی میں اس قسم کے جھٹکے لگنا اور اس کے بعد وہ ایک وار آن ٹیرر کی سچویشن میں ہوں، جہاں ہر تھوڑے دن بعد نہ صرف افواج پاکستان، عوام، بلکہ سیاستدان بھی اپنی جانیں دیں، اس تمام سچویشن میں فورن انویسٹمنٹ کا آنا، لیکن مجھے بتائیں، اگر آپ ٹیکس چوری روک لیں، کرپشن روک لیں، پلیز ایک منٹ if you allow me to finish تو میرا وہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ اس تمام سچویشن میں ایک عالمی ریسیشن جو اس وقت تھا جب یہ حکومت دور حکومت میں آئی، ان تمام جھٹکوں میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کا گوادر پورٹ چائنا کے حوالے ہوا ہے، ہمارے جاتے جاتے، آپ اس پیٹرول کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں، اس پہ بھی آتی ہوں، جاتے جاتے آپ کا گوادر پورٹ چائنا کے حوالے ہوا ہے، ایران گیس پائپ لائن سائن ہوئی ہے، اور اس پر جس قدر عالمی دباؤ آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس حکومت نے برداشت کی، اور شاید اس کا نقصان بھی ہمیں برداشت کرنا پڑ جائے۔ The next thing I would tell you کہ یہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ خالی فلکچویشنز پاکستان میں آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں آئل پرائسز ایک سسٹم کے تھرو جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اگر آپ AAA فیول گیج رپورٹ دیکھیے تو گیلن آف گیسولین جو $3.62 کا تھا، 13 سینٹ پچھلے ہفتے سے امریکہ میں بڑھا ہے اور 24 سینٹ پچھلے مہینے سے صرف بڑھا ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہیں کہ ہم نے صرف اس لیے بڑھائے ہیں آئل کی پرائسز کہ اس پہ ہم اپنی باقی ناکامیوں کو جاتے جاتے مطلب یہ 10 دن میں کرنا چاہیں، تو یہ کوئی پولیٹیکل سوچ نہیں ہے، اور نہ کوئی پولیٹیکل حکومت یہ کرنا چاہے گی۔ جہاں تک اوگرا کا سوال ہے، اس پہ ہمارے اپنے وزیر جو پیٹرولیم ہیں وہ سخت ان کی اپنے تحفظات ہیں، اس پہ ایک کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے جہاں تک آپ کو پتہ ہے۔ اور مجھے بتائیں جو ماہر معاشیات جو کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ دیکھیں، میں I am not a ماہر معاشیات، اس لیے میں ان کے ساتھ فگرز پہ بحث نہیں کر سکتی، میں آپ کو فیکٹس بتا سکتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کوئی بھی الیکشن سے پہلے یہ نہیں چاہے گی کہ وہ جاتے جاتے عوام پر کسی قسم کا پیٹرول، یہ ایک کامن سینسیکل، بالکل ایک عام فہم پولیٹیکل بات ہے کہ کوئی حکومت جو کہ الیکشن میں جا رہی ہو وہ جاتے جاتے کیوں چاہے گی کہ وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرائے۔ لہٰذا آپ اس کو مجبوری میں آپ نے ایسا کیا، یہ آپ کی مجبوری تھی قیمتیں بڑھانا۔ ہم تمام کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ایک پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، اس کے ساتھ آپ یہ بھی مینشن کیجئے کہ جو ہم نے اس ملک کے آئین کو بحال کیا، آپ یہ بھی مینشن کیجئے کہ ہم نے اس ملک کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ہم نے جو ہے اپنی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا پلوشا، کیا اس وقت ٹیکس چوری نہیں ہو رہی ملک میں؟ خود نیب کی جانب سے بیان آیا کہ ٹیکس چوری کی جاتی ہے، کرپشن یہاں نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اسامہ، میں اگر یہ کہوں کہ ٹیکس چوری نہیں ہو رہی تو میں جھوٹ بول رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور میں ایسی باتیں جو ہے نیشنل ٹی وی پہ نہیں کہوں گی، اور میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہے گی، ہمارے بعد آنے والی حکومت بھی شاید یہ نہیں کہے گی۔ یہ آپ کا المیہ ہے کہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم لوگ GST جب لا رہے تھے تو ہمیں کس قسم کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا ٹیکس چوری ہونا ایک قومی ہمارا المیہ بن گیا، جو صرف اس حکومت میں نہیں تھا، کنزیکٹو حکومت جو پیچھے رہی ہیں ان میں بھی تھا، آنے والی حکومتوں کو بھی اس سے جو ہے اس مسئلے سے ایک آہنی ہاتھ سے جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا لیکن 5 سالوں میں نہ کرپشن حل ہو سکی، نہ ٹیکس چوری ہم ختم کر سکے، وفاقی ٹیکس محتسب بھی یہ کہتے ہیں، نیب کے چیئرمین بھی کہتے ہیں۔ ٹیکس چوری آنے والی حکومت کے اینڈ پہ بھی آپ یہی سوال کر رہے ہوں گے، اٹ از ناٹ سو سمپل۔ ہم چاہیں گے کہ بھی تو اس میں وقت لگتا ہے جناب، یعنی یہ مسئلہ 5 سال رہا، آنے والی حکومت کے سامنے بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ پلوشا، مجھے بریک لینی ہے، بہت شکریہ۔ پلوشا خان پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھیوں کہتی ہیں کہ ٹیکس چوری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، اور آنے والی حکومت بھی یہ ختم نہیں کر سکے گی، جبکہ شاہد حسن صدیقی صاحب نے ٹاپ سٹوری میں یہ کہا ہے کہ اگر ان پر قابو پا لیا جائے، کرپشن پر اور ٹیکس چوری پر، تو پھر یہ مہنگائی کا طوفان تھم سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگلی سٹوری جو ہماری ہوگی بریک کے بعد وہ یہ رہی آپ کے سامنے۔
हुकूमत पंजाब की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दावत, करप्शन पकड़ के दिखाओ। शहबाज शरीफ का एतमाद बला का है। दो 2008 को वजूद में आने वाली हुकूमतों ने इस माह के वस्त में अपनी आखिरी हिचकी लेनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपने नामा-ए-आमाल तैयार करके इंतखाबात के मैदान में उतरने वाली हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जितने तरक्याती काम उनकी हुकूमत ने किए हैं उतने काम पिछले 25 साल में नहीं हुए। हो सकता है कि वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा हो, लेकिन उनकी हुकूमत के साथ कुदरत की तरफ से यह अलमिया हुआ कि उनकी कारकर्दगी जहां कहीं भी है वो करप्शन के इल्जामात के नीचे दबी पड़ी है। दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत कराची की बदअमनी, भत्ताखोरी, लैंड माफिया के बोझ के नीचे कराह रही है। बलूचिस्तान हुकूमत को विफाकी हुकूमत अपने हाथों कुर्बान कर चुकी है। पीछे पंजाब हुकूमत बचती है जिसका दावा है कि उसने सबसे ज्यादा आवाम की खिदमत की। सस्ती रोटी, दानी स्कूल, मेट्रो बस सर्विस, लैपटॉप और उजाला प्रोग्राम स्कीम जैसे शोराए आफाक मंसूबे शुरू किए। इन मंसूबों पर इनके नाक़िदीन ने पूरे 4.25 साल तक अपनी तनकीद का सिलसिला जारी रखा। आज भी हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही तनकीद के तीर बरसा रहे थे। जरा एक नजर। आओ मुकाबला कर लो शहबाज शरीफ, खुद साख्ता साहब में आला मुकाबला कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर भी नजर नहीं आओगे। जब ये घबरा जाता है, गमगीन हो जाता है, फिर लोगों को गाने सुनाता है। गाना सुनो मेरा, हबीब जालू की नज़म सुनो। सिर्फ चौधरी परवेज इलाही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के तमाम सियासी हरीफ पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर कड़ी तनकीद किया करते हैं। सस्ती रोटी स्कीम पर एतराज है कि यह गलत फैसला था, अरबों रुपए तंदूरों में झोंक दिए गए। लैपटॉप स्कीम पर इल्जाम है कि इमरान खान का तोड़ करने के लिए नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जे इन्हीं लैपटॉप के जरिए किया गया। मेट्रो बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहा गया और इसमें इस्तेमाल होने वाला सारा लोहा इत्तेफाक फाउंड्री से खरीदने की फप्ती भी कसी गई। वज़ीर आला पंजाब ने बोलने वाली जुबानों को पकड़ने का रास्ता यह निकाला है कि मेट्रो बस सर्विस, लैपटॉप और उजाला स्कीम के तीनों मंसूबे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सपुर्द करके खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। ये इक़दाम बता रहा है कि शहबाज शरीफ को अपनी ज़ात और अपने साथियों के किरदार पर भला का एतमाद है। शहबाज शरीफ ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया वो आने वाले दिनों में दीगर हुकूमतों के लिए एक चैलेंज बन सकता है। लोग किराए के बिजली घरों से लेकर NICL तक और ओगरा के तौकीर सादिक से हज स्कैंडल तक करप्शन की दास्तानों का हिसाब मांगेंगे। ऐसे सवालों का जवाब क्या हुकूमत शहबाज शरीफ की तरह दे सकेगी या नहीं, ये बहस फिर किसी वक्त के लिए। फिर वक्त सवाल यह है कि क्या जिस तरह वज़ीर आला पंजाब का इन तीनों मंसूबों के बारे में दावा है, क्या ये मंसूबे करप्शन फ्री हैं? क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि पंजाब करप्शन फ्री सूबा है? क्या यहां पटवारी की हुकूमत खत्म हो चुकी है? पुलिस ने दोगुना तनख्वाहों के बाद करप्शन से तौबा कर ली है और अगर कोई करता पकड़ा गया तो इसको सजा मिल सकी? पंजाब के रहने वाले क्या अपने आप को जन्नत में महसूस करते हैं? क्या पंजाब हुकूमत ऐसा कोई दावा कर सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब आपका। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि ये जो आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से मुआहदा किया है ये प्रमोशन के लिए है। बहुत शुक्रिया जनाब उसामा साहब, आपने याद किया। बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ जो हमने उनको ये पेशकश की है कि वो हमारे इस 5 साल दौर में कोई सिंगल वाहिद प्रोजेक्ट जो सबसे ज्यादा लागत जिस पर आई वो है मेट्रो बस सिस्टम। इसके ऊपर 30 अरब रुपए खर्च हुए जी। मैंने और मेरी हुकूमत ने खुद ये फैसला किया कि हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दावत देते हैं। उजाला प्रोग्राम उसके बारे में भी और जो लैपटॉप जो हैं उसके बारे में भी, ये तीनों मंसूबे मिला के 36.5 अरब रुपए के बनते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 65 साल तारीख में ये अपनी नौईद का पहला ऐलान है कि कोई हुकूमत एक बैनुल अक़वामी इदारे को जिसका काम ये है कि करप्शन के खिलाफ वो दुनिया को वो आगाह करता है, जिन ममालिक में करप्शन होती है उसके बारे में वो सर्वेस करते हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा कि 2012 पाकिस्तान की हुकूमत बदतरीन करप्शन में मुलव्वस है। उन्होंने बाकायदा तफसील से बताया और ये भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि पंजाब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान
کے اندر لیسٹ یعنی سب سے زیادہ شفاف حکومت ہے، اس ادارے کے ذریعے ہم یہ سارا کروا رہے ہیں تاکہ یہ بات عوام کے سامنے آئے کہ یہ جو منصوبے جو عوامی خدمت کے لیے جو بنائے گئے ہیں اور جو لیپ ٹاپ جو تقسیم کیے گئے ہیں، اجالے کے پروگرام جو تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس میں کتنی شفافیت ہے، کتنا پیپرا رولز کے مطابق جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیا گیا۔ کہیں خدا نہ خواستہ اگر میری غلطی ہے یا اور کسی اور محکمے میں کسی اور کی ذمہ داری یہ غلطی ہے جس کی بنا پر شفافیت مجروح ہوئی ہے، تو وہ قوم کا حق ہے کہ اس کے سامنے لایا جائے۔ اگر میاں صاحب اگر یہ کرپشن کہیں ثابت ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہیں خود برد ہوئی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر تو خدا نہ خواستہ میرے اوپر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے یہ اپنا غلطی کی یا کرپشن کے لیے کہا تو مجھ پہ انگلی اٹھی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہے تو میں اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں اور قانون کی عدالت کے اپنے آپ کو حوالے کر دوں گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری حکومت کے تمام کلپرزوں نے، تمام متعلقہ محکموں نے، ان کے سربراہان نے، کمیٹیز نے یعنی شفافیت کی آخری حد تک پوری احتیاط کی ہے اور پوری کوشش، مجھے پورا یقین ہے یہ بہت اچھے یہ افسر ہیں، بہت قابل اور ایماندار لوگ ہیں اور پوری طرح انہوں نے کاوش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اور جس کی بنا پر شفافیت مجروح ہوئی تو یقین کریں کہ اس کا احتساب ہوگا اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے اور اس لیے مجھے تو کسی چیز نے قانون مجھے مجبور نہیں کر رہا تھا، مجھے کوئی پالیسی یا پنجاب حکومت کا یا پنجاب اسمبلی کا کوئی بل یا کوئی قانون مجھے مجبور نہیں کر رہا تھا، مجھے میرے ضمیر نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دعوت دیں اور اس ملک کے اندر جو اربوں خربوں پچھلے 5 سالوں میں لوٹے گئے اور لوٹے جا رہے ہیں اور وفاقی حکومت جو ہے جس کے اوپر بدعنوانی کا جو داغ جو ہے وہ ان کے ماتھے پر جگہ جگہ ہے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پنجاب کے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی الزام لگائیں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی۔ جو نیب جو ہے انہوں نے انہیں کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ان کی ہمت نہیں پڑی۔ ہم نے خود الحمدللہ یہ ایک تاریخی فیصلہ خود کیا ہے۔ صحیح، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن کیا اس سے یہ بھی نہیں سمجھا جائے گا کہ ہمارے اداروں پر حکومت کا ہی اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے کہ وہ صحیح طرح سے نشاندہی نہیں کر سکتے اگر کہیں کرپشن ہے تو؟ نہیں، میں اس میں بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی جگہ مطمئن ہوں الحمدللہ کہ ہم نے صوبے کے لیول پر، پالیسی لیول پر ہم نے پوری شفافیت کو جاری و ساری رکھا، لیکن اس کے باوجود ایک تھرڈ پارٹی دنیا میں میں نے پنجاب میں 1998 میں بھی اور اس دور میں بھی تھرڈ پارٹی جو پرفارمنس آڈٹ جو ہے اس کو میں نے جاری و ساری رکھا تاکہ ٹھیکیدار اور محکمہ اور پبلک سرونٹ اور سیاستدان کی کہیں خدا نہ خواستہ جو انہولی الائنس سے عوامی جو وسائل جو ہیں اگر کہیں خرد برد ہوئے تو اس کا احتساب کیا جائے، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہو۔ تو لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اب بھی الزامات چل رہے ہیں، تھرڈ پارٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو مان ہی نہیں رہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو وفاقی حکومت کے خلاف ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بغض رکھتی ہے وفاقی حکومت کے خلاف۔ یہ کوئی وفاقی حکومت کے خلاف تو میں نے ان کو دعوت نہیں دی نا، یہ تو پنجاب میں نے تو خود اپنے ہی جو منصوبے ہیں ان کی شفافیت کے اوپر میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا رہا ہوں۔ یہ وفاق یہاں پر کہاں آ گیا؟ وفاق تو جو وفاق کے معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے اور اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں تو اپنے پنجاب میں جو عوام کے وسائل جو ہے خون پسینے کی کمائی جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر لگی، جو لیپ ٹاپس کے اوپر لگی، جو اجالا پروگرام کے اوپر لگی، جو گرین پیپرز کے اوپر لگی، اس کی میں تھرڈ پارٹی پر اپنا آڈٹ کروا کر قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شفافیت کا معیار یہ ہے۔ اور اگر اور دیکھیے اس میں جو ان کے بورڈ آف جو مینجمنٹ ہے اس میں جو سابق جو جج ہے ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال وہ ہیں۔ اب بتائیے کہ ان کا
اپنا جو ان کا جو تعلق ہے سیاسی ان کے بچوں کا، آپ جانتے ہیں ایک بیٹا ان کا پی ٹی آئی میں ہے، اور پھر میں آپ نے چونکہ سوال کیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے، لیکن کاش کہ اس طرح کی بحث نہ چڑھتی، مگر ناسا جوید اقبال صاحبہ جو ہیں ان کو ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے، ان کی جو کمپٹنسی، ان کی پروفیشنلزم، اور اسی طرح ان کی جو ٹرانسمیشن انٹرنیشنل کے دوسرے جو عہدیدار ہیں، ہمیں ان کو پورا اعتماد ہے، ہم نے خود یہ دعوت دی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے قدم اٹھا لیا ہے، دوسری حکومتیں، صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت، وہ بھی کسی تھرڈ پارٹی سے اس طرح سے آڈٹ کروائے گی؟ کہیں کوئی کرپشن تو نہیں ہوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بات اس طرف جانی چاہیے۔ پورے پاکستان کے اندر جو منصوبے جو اپنا شروع کیے جاتے ہیں عوامی مفاد کے، ان کے اوپر اربوں خربوں خرچ ہوتے ہیں، عوام کو جاننے کا حق ہے کہ اس میں کتنی شفافیت ہے، کہیں لوٹ مار تو نہیں ہوئی، کہیں غبن تو نہیں ہوا، کہیں کرپشن تو نہیں ہوئی، ان کی جو دولت جو ہے ان کو ترقیاتی پروگراموں کے نام پر لوٹا تو نہیں کیا، کہیں کرپشن کے قبرستان تو نہیں بنا دیے گئے۔ ماضی قریب کی جو حکومت تھی پنجاب میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر یہاں پر کرپشن کے قبرستان بنائے تھے، اربوں خربوں خود ورد کر لیے گئے تھے۔ تو میں نے یہ جو کام کر کے میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ میں خود نمائی کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ تو منصوبے ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ سستی روٹی اسکیم ہے، آشیانہ اسکیم ہے، وہ بھی آپ کے منصوبے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا گیا؟ آشیانہ کے اوپر جس وقت جب چاہیں آپ میں نے تو وہ منصوبے چن لیے جو کہ ایک یعنی نشانہ بنے ہوئے تھے ایک تنقید کا، جس کے اوپر کوئی 90 ارب کہہ رہا تھا، کوئی 70 ارب کہہ رہا تھا، جو حالیہ بالکل بھی مکمل آج بھی میں آپ سے بات کروں تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کے اوپر 90 ارب خرچ ہوا ہے، اس کے اوپر 70 ارب خرچ ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شفافیت کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ میں نے انہی منصوبوں کو پیش کر دیا ہے اپنے قوم کے سامنے۔ اور یہ فرمائیے، ایک اور سوال، یہ تو آپ کے اپنے منصوبے تھے جو آپ نے شروع کیے، لیکن عام آدمی کا واسطہ تو پڑتا ہے دیگر محکموں سے، جس طرح آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہن کے عام لوگوں میں جاتے ہیں، بیس بدل کے دیکھتے ہیں، کبھی آپ اور میں چلتے ہیں کہیں، کبھی کچہری چلیں، تھانے جا کر دیکھتے ہیں، پٹوار جاتے ہیں کہ وہاں عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں جو آپ بات کریں، لیکن میں اس وقت جو سبجیکٹ جو ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب میں ایک انوکھا، ایک عوامی سہولت کا، ایک 30 ارب کی لاگت کا منصوبہ، یعنی ایک قلیل ترین مدت میں معیاری منصوبہ مکمل کیا گیا ہے، اور آج وہ منصوبے کی جو مصروفیت ہے، وہ بسوں کی جو رش ہے، وہ اس بات کی پکار کر گواہی دے رہی ہے کہ کتنا کامیاب منصوبہ ہے۔ روز کے ایک دن 1,15,000، ایک دن 1,30,000، ایک دن 1,10,000، ایک دن 1,08,000، اس طرح کی جو اپنا رش ہے وہ ان بسوں پہ آج کل ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں برق رفتاری سے اپنے دفاتر، اپنی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ہسپتالوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، دفاتر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ قوم کی وقت کی بچت ہے، قوم کے جو ڈیزل خرچ ہوتا تھا اور ٹریفک جیمز ہوتے تھے اس کی بچت ہے، قومی پیداوار بڑھے گی۔ یہ اس منصوبے کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی اور 90 اور 70 ارب روپیہ اور نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، یہ اس حوالے سے میں نے یہ کروایا ہے، اور ساتھ ہی میں نے جو اجالا پروگرام وہ بھی جاری و ساری ہے، جو کمپیوٹرز کا پروگرام جو ہے، لیپ ٹاپ، وہ بھی جاری چل رہا ہے، اور اب پتہ لگ جائے گا کتنی شفافیت اس میں ہے۔ الیکشنز میں بھی لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بینچ مارک ہے، سامہ صاحب یہ غور سن، ایک بینچ مارک ہے، ایک معیار ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری قوم نہ صرف اس معاملے کو اپروو کرے گی بلکہ ہر جگہ، چاہے وہ وفاق ہے یا باقی صوبے ہیں، وہاں پر بھی پوری طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک منصوبے کا ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے، ایک پائی کا پتہ چلے کہ قانون، اور الیکشنز اب قریب ہیں، الیکشنز قریب ہیں، پتہ لگ جائے گا لوگ کتنے مطمئن ہیں ان سے اور کتنا آپ کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ چونکہ آج ہمیں موقع ملا ہے، آپ سے وقت ملا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ الیکشنز قریب ہیں اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے ہر جانب سے مسلم لیگ نون پر، کالعدم تنظیموں سے روابط کا، حمایت کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے آج بھی۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔
हाथ कंगन को आरसी क्या इलेक्शन आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे कैंडिडेट्स कौन से हैं, हम किन पार्टियों से हम अलायंस करते हैं, किन पार्टियों के साथ मिलकर इत्तेहाद करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप उसामा साहब, इन बातों में आप ना अपना ना मेरा वक्त जाया करें। इंशाअल्लाह वक्त करीब है, पता चल जाएगा कि हम वाकई खुदा ना खास्ता इंतहा पसंदी में बिलीव जो पार्टियां करती है उनके साथ इत्तेहाद करते हैं, या ऐसी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करते हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है। ये एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा नहीं है। आखिरी सवाल, आज मुशर्रफ साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि वो वापस आएंगे, जो ही निगरान सेटअप आएगा उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? वेलकम करेंगे उन्हें? बड़े शौक से आए। फर्क यह है कि हम पर पाबंदी लगाई गई थी कि हम पाकिस्तान नहीं लौट सकते, और मैं भी आया, मियां नवाज साहब भी आए, और कितनी बेदर्दी से वतन अजीज को हमें निकाल कर दोबारा गरीबुल वतन कर दिया गया और जहाज में बिठाकर बेदर्दी के साथ भिजवा दिया गया। मेरे वालिद साहब वफात पा गए, उनके जनाजे में हमें शिरकत की इजाजत न दी गई। इससे बड़ी संगदी और इससे बड़ी कोई और ज्यादती हो सकती है? मुशर्रफ साहब के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी, उनके ऊपर तो कोई इस तरह की कोई कतल नहीं थी, लेकिन ये मकाफत अमन है कि उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की धरती के ऊपर पाँव नहीं रख सके। अब देखते हैं कि वो कई बार नारा लगाया कि मैं आ रहा हूँ, कब आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से बात करने के लिए। जिस तरह आपने सुना, उनका कहना है कि अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देखेगी जो मंसूबे पंजाब हुकूमत ने शुरू किए उनमें कितनी शफाफियत है, और उसके बाद देखते हैं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से इसका क्या जवाब सामने आता है। हमारी अगली स्टोरी जो ब्रेक के बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे वो ये रही। एपीसी के बाद मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी सफीर से मुलाकात। गैर मुल्की सफीरों का पाकिस्तान में असर और रसूख खौफनाक है। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक पर कल मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर कबाइल में अमन का नुस्खा तजवीज़ किया। हमारे कबाइल में जारी शोरिश की वजूहात अफगानिस्तान में होने वाली जंग से जुड़ी हैं, जिसका सबसे अहम फरीक अमरीका और इसके इत्तेहादी हैं। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की बेचैनियों के पीछे अमरीका और इसके इत्तेहादियों के साथ हमारा अपना किरदार है तो गलत ना होगा। अमरीका हमारे पूरे के पूरे निज़ाम में इस कदर सराहियत कर चुका है कि यहाँ इसके मफाद के खिलाफ चलना इंतहाई मुश्किल काम समझा जाता है। शायद यही वजह हो कि मौलाना फजलुर रहमान की कल एपीसी के बाद आज इनसे मुलाकात करने अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन पहुंच गए। आध घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। दुनिया भर के सुफराए किराम का ये फर्ज होता है कि वो अपने और अपनी मेजबान रियासत के दरमियान दोस्ताना माहौल कायम रखें, लेकिन पाकिस्तान में मामला जरा मुख्तलिफ है। यहाँ अमरीकी सफीर आली जहां की तरह नकलो हरकत किया करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का जब पहली बार अमरीकी सफीर से पाला पड़ा तो उनसे मुखातिब होने वाली अमरीकी सफीर ने मेज पर उंगली मारकर उनसे बात की तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गुस्से से कमरा छोड़ना पड़ा। बस अमरीका ही नहीं, यहाँ ताकतवर ममालिक के सफीर यही कुछ किया करते हैं। 25 जनवरी 2013 को बरतानवी सफीर एडम थॉम्सन ने अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों को बुलाया और गुफ्तगू ये की कि सियासी क़यादत की नाकामी के बाद पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। एडम थॉम्सन ने यह भी कहा कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें भी अवाम की खिदमत में नाकाम रही हैं। बीमार मईशत, तवानाई बहरान, दहशतगर्दी हुकूमत की नाकामी है। बरतानिया हाई कमिश्नर के बयानात पढ़कर यूं लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान में बरतानिया के सफीर नहीं बल्कि मलका बरतानिया के नामजद करदा वाइसराय हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी वजारत खारजा कौन से सत्तू पीकर सोई रहती है। और आज का सवाल यह भी है कि क्या कल की एपीसी अमरीकी मफादात के खिलाफ तो नहीं, और अगर है तो फिर क्या एपीसी के एलामिये पर पेशरफ्त हो सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क की मारूफ सहाफी, दानिश्वर और दुनिया न्यूज की डायरेक्टर करंट अफेयर्स नसीम ज़ाहरा। नसीम ज़ाहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए, इस मुलाकात से हम क्या मतलब लें? क्या ये जो एलामिया था या मुज़ाकरात हैं अमरीका के बगैर काबिल अमल नहीं? देखिए उसामा, सत्तू तो किसने पिया किसने नहीं पिया वो तो बाद की बात है। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की दोस्ती अमरीकनों से पुरानी है। वो हमें जो बाहर बात कहते हैं यकीनन वो अंदर मुख्तलिफ बात कहते हैं। अगर आपको याद रहे कि विकीलीक्स में 2007 में जो बात बाहर निकली थी, इन्होंने एन पैटरसन जो अमेरिका की सफीर थी उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और मैं तैयार हूं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए,
तो मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। आप अपने तमाम अंडे क्यों बेनजीर भुट्टो साहबा की बास्केट में डालें। बहरहाल जो कल एपीसी हुई है उसके बाद मौलाना साहब, मेरा ख्याल है कि उनको ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये फरमा दिया उसके बाद कि अमेरिका अगर अफगानिस्तान से यकदम निकल जाएगा तो इंस्टेबिलिटी खत्ते में हो जाएगी। मौलाना साहब ने बाहर बहुत सी मुख्तलिफ बातें की, बार बार उन्होंने ये कहा कि हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम जो है और हुकूमत खास तौर पे गुलाम है अमेरिका की। लेकिन सच बात तो ये है कि पाकिस्तान भी ये जानता है, अफगानिस्तान भी जानता है और मौलाना साहब यकीनन खुद भी जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त इस तरीके से मुलव्वज़ है इस खत्ते में, अफगानिस्तान पाकिस्तान बिलशमूल, कि मिलकर हमें इस खत्ते में अगर अमन लाना है तो इस अमेरिका के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और अपनी टर्म्स पे करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मौलाना साहब कल मिले हैं अमेरिकी सफीर से। और मौलाना साहब देख लीजिएगा पिछले 48 घंटे में उनकी कोशिश है कि वो अपने आप को एक मेजर प्लेयर बना के प्रेजेंट करें पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले, सबसे संगीन मसले पे, जो कि है दहशतगर्दी का, लाकानूनियत का और फिरकावारियत का। अब क्या वो कर पाएंगे या नहीं, वो बात की बात है। ये एक बड़ा सवाल है और साथ ही ये भी सवाल है कि 2014 के बाद भी इसका मतलब है कि अमेरिका यहाँ रहेगा, उसका असर और रसूख अफगानिस्तान पाकिस्तान में कायम रहेगा। इस बारे में तफसील से बात करेंगे। ब्रेक मुझे लेनी है। नसीम ज़ारा साहब हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। फजलुर रहमान साहब और अमरीकी सफीर की मुलाकात पर हम बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने तवानाई बहरान के हवाले से भी अमरीकी सफीर से बात की, ड्रोन हमले बंद करने की बात की, इन पर भी हम बात करेंगे। नसीम ज़ारा साहब हमारे साथ हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं। नसीम ज़ारा साहब, इस मुलाकात के बाद इसमें जो बातें हुई, अमरीका की तरफ से जो पैगाम आ रहे हैं, इसका मतलब है 2014 के बाद भी अमरीका यहाँ रहने वाला है? देखिए वो तो रहेगा, कितनी तादाद में रहेगा वो मुख्तलिफ बात है, लेकिन बहरहाल अगर हम अपने घर में वापस आएँ तो इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट हुई है, या बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसको अहम कह रहे हैं, इस वक्त जो कुछ ही देर पहले जिरगा जो मुनक्कद हुआ गवर्नर हाउस में पेशावर में, वो ख़त्म हुआ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 70 के करीब लोग थे जिरगे में, और उसके नतीजे में ये अनाउंसमेंट आई है कि जो गवर्नर हाउस है वो कॉन्टैक्ट जगह बन जाएगी टीटीपी के लिए, तालिबान के लिए और ये जो जिरगा उसके दरमियान। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सोचने की बात यह है कि ये सब हो क्या रहा है और फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब इससे चाहते क्या है कि हासिल क्या हो। क्योंकि एक तरफ तो जाहिर है सब चाहेंगे कि मुल्क में अमन, चैन और इस वक्त दहशतगर्दी की जो वबा फैलती जा रही है, कैंसर फैलता जा रहा है, वो खत्म हो। लेकिन कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, फजलुर रहमान साहब इस पर आगे किस सिमत बढ़ेंगे, ये बहुत अहम सवालात हैं। बहुत से सवालों के जवाब भी बाकी हैं। ये फरमाएगा, अमेरिका की जब हम बात करते हैं, आज फिर एक दफ़ा धमकी आ गई है गैस पाइपलाइन पर कि पाबंदियां पाकिस्तान पर लग सकती हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे थे अमेरिकी सफीर से कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, तवानाई के बहरान के हल के लिए हमसे ताउन किया जाए। उस तरफ अमेरिका नहीं आता, धमकियां देता रहता है। देखिए तवानाई का जहां तक ताल्लुक है, वो डैम की अपग्रेडेशन की बात हुई, भाषा डैम पे कुछ कहा कि उसमें कुछ पैसे देंगे, लेकिन ये जो ईरान के साथ पाइपलाइन है हमारी, उसमें तो ये हमारी जो इक्तिसादी सूरत हाल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका को, और उसको वो जाहिर एहसास नहीं होगा जो आपको, हमको, जो हुकूमत को होगा। इस वजह से क्योंकि उनकी ईरान के साथ पर्टिकुलर ताल्लुकात हैं, प्रेशर जरूर डालेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है उसामा, ये याद रखें कि जब पाकिस्तान के लिए अहम सवालात उठे हैं, चाहे पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के हवाले से, चाहे कश्मीर के हवाले से, चाहे न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से, या चाहे पाकिस्तान को ये कहा गया कि इराक में फौज भेजें तो नहीं भेजी। आपको मैं ये याद दिलाती चलूं कि 1950 में जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, अस्करी ताल्लुकात बहुत उरूज पर थे, तो उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि 2 नर्सें आप भेज दें कोरिया में, ताकि पता चले कि पाकिस्तान भी है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के अगेंस्ट लड़ रहा है। पाकिस्तान ने नहीं किया था। तो पाकिस्तान की हिम्मत है और हमेशा करता रहा है कि लफाजी और बातें तो अपनी जगह, लेकिन जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है
तो पाकिस्तान ने पोजीशंस लिए। गवादर को अपना, चाइना को गवादर पोर्ट की मैनेजमेंट दे देना, ये बहुत अहम एक फैसला है। इसी तरीके से इंशाल्लाह ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, अमेरिका जरूर इस पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है, अपने मफादात देखता है और फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां पहले भी वो लगा चुका है, जब भी पाकिस्तान ने खड़े होने की कोशिश की है उसके सामने। अब बड़ा सवाल यह है, हमारी मदद को क्या वो आएगा? मौलवी फकीर अफगानिस्तान में है, उसकी हवालगी का मुतालबा होता है, कहीं दबाव नहीं डाला जाता। फजलुल्लाह की बात आती है, उसके बारे में भी कहा जाता है अफगानिस्तान में है। वहां अमेरिका क्यों नहीं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता यहां पर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए? अच्छा, ये आपने इनकी मुल्ला फकीर की बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमने अफगान कुछ अहम लोगों से बात की, ओहदेदारान से, उन्होंने कहा कि जी हमें तो मालूम भी नहीं कि मौलवी फकीर हमारे पास है या नहीं, और उन्होंने ये फरमाया कि जब आपकी फॉरेन मिनिस्टर साहबा ने बात की हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, तो फ़ोन की लाइन ख़राब थी, तो शायद वो समझ नहीं पाए ये क्या कह रही थी, तो असल में तो हमारे पास वो है ही नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, लेकिन साथ साथ ये हम सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और जो पाकिस्तान की अफवाज है इस वक्त, वो किसी हवाले से जो नूरिस्तान का इलाका है, जो नॉर्थ का जो बुनेर, जो हमारी तरफ दीर से मिलता है, वहाँ कुछ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। मेरा ख्याल है कि इस सिमत अगर आप जाएं तो आपको नजर ये आएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका कोऑपरेशन को बढ़ा रहे, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त इसमें, अब मैं तो कहूंगी कि उन्होंने कूद पड़े हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल लेने की कोशिश है मौलाना साहब की। अब एक तरफ टीटीपी देख लीजिएगा, लोगों को भी मार रही है, आज भी स्कूल एक उड़ाया गया बुनेर में या कहाँ। उसके अलावा इन्होंने अपने अटैक्स नहीं छोड़े, और ना इन्होंने हथियार डालने की बात की, और जो एपीसी कल हुई है उसमें हथियार डालने की बात नहीं हुई, उसमें आइन को मानने की बात नहीं हुई। तो आप एक तरफ टीटीपी है उसको, और जो पाकिस्तान की रियासत है, जो पाकिस्तान का आइन है, और जो पाकिस्तान की अफवाज है और लोग हैं, उनको एक बराबर रखें, उसमें भी कुछ दिक्कत है। मेरा ख्याल है काम है। एक और अहम सवाल है, अमेरिका को अभी पाकिस्तान की जरूरत है यहां से निकलने के लिए, उसकी फौज अगर वापस जाती है तो? जी हाँ, हर सूरत देखिए उसकी फौज किन हालात में जाती है। अफगानिस्तान में रिकंसिलिएशन की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, अफगानिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, और हमें भी जरूरत है इनकी, ताकि वो एक सही तरीके से बाहर जाएं, ना कि इस तरीके से जाएं कि ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। सही, अमन सबकी जरूरत है, लेकिन इंटरेस्ट जो है अपने अपने भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब आपका। जाते जाते एक और स्टोरी, लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस खालिद महमूद खान ने नए सूबे की तश्कील के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि पूरा मुल्क भारत के हवाले कर दे। जस्टिस खालिद मिर्जा साहब से गुजारिश है कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पार्लियामेंट की इतनी औकात ही कहाँ, ये काम तो हमारे यहाँ आमिर करते हैं, वो आमिर जिनके इनकलाबात आइन शिकनी को यहाँ कानूनी सनदें दी जाती रहीं। हाँ, अगर पार्लियामेंट कुछ अवामी हाकमियत के लिए अपनी औकात से बढ़ने लगे तो आप है ना इसको वापस इसकी औकात में लाने वाले, लेकिन अहले हुक्म को अंदाजा नहीं कि अब वक्त बदल रहा है, ये दौर अवाम का दौर है, ये दौर दस्तूर का दौर है, पार्लियामान यानी अवाम की हाकमियत का दौर है। ये इस दौर के इख्तियार पार्लियामान का ही सदका है कि अदलिया भी आज़ाद है, अब जमहूरियत भी चल रही है, क्योंकि पार्लियामान अवाम की उमंगों की मजहर होती है। ये इसी ऐवान का ही इख्तियार है कि इसके फर्श पर खड़े होकर हरफ उठाने से पहले यूसुफ रज़ा गिलानी नामी इसका रुकन कह के गया कि हुक्म देता हूं जजों को रिहा कर दिया जाए, और फिर इस हुक्म पर अमल आन के आन में हो जाए और वक्त का आमिर बेबसी की तस्वीर बनकर बैठा रहे। जज साहब से गुजारिश है कि आवाम के इख्तियार पर सवाल ना उठाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आवाम ही हैं जो फैसला करते हैं कि रियासत के अंदर किसने क्या करना है, और आवाम अपने फैसले पार्लियामान की जुबान से ही बोला करती है। आज के लिए हुसामा गाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे।